बच्चों, क्या आप जानते हो कि आपकी फ़ेवरेट टी शर्ट कैसे बनती है या आपकी फ़ेवरेट ड्रेस किस मटेरियल से बनी है। आपके घर में यूज़ होने वाले प्लास्टिक के बॉक्सेस, बकेट्स, चेयर्स, आखिर ये सब बनती कैसे हैं। आइए जानते हैं। आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 का पार्ट नंबर 3, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो किसी फैब्रिक से बने होते हैं। ये फैब्रिक या तो प्राकृतिक होता है या कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में क्या फ़र्क है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। और कृत्रिम रेशे हमारे लिए किस तरीके लाभदायक हैं और कैसे वो नुकसानदायक हैं, ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए एक एक्टिविटी के ज़रिए हम जानते हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं। वस्तु का नाम आप लिखेंगे इस कॉलम में और उसके बाद हम लिखेंगे रेशे का प्रकार। जैसे कि हमारे जो गर्मी के वस्त्र होते हैं उनको किससे बनाया जाता है, कपास से, यानी कि वो सूती होते हैं। ज़्यादातर सूती कपड़े पहने जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने सर्दियों के वस्त्रों के बारे में बात करें तो सर्दी के वस्त्र हमारे ऊन से बने होते हैं। या फिर रस्सी जो होती है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हमारे घर में मिल जाती है रस्सी हुई, या कोई भी प्लास्टिक का सामान हुआ तो वो प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। और रस्सियाँ जो हैं इसके लिए ज़्यादातर नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में जान रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राकृतिक रेशे हैं, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम, ये सब पौधों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको संश्लेषित कहा जाता है और मानव निर्मित भी कहा जाता है। तो समझ आई आपको ना कि कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो कपास, ऊन, रेशम आदि होते हैं और ये हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। और दूसरी तरफ संश्लेषित रेशे जो होते हैं उनको मानव द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए उन्हें हम संश्लेषित या फिर आर्टिफिशियल रेशे भी कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे होते क्या हैं, क्या आप जानते हैं? तो संश्लेषित रेशों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आप इस माला को देख रहे हैं? इस माला में बहुत सारे मनकों को, बहुत सारे मोतियों को एक माला में पिरो दिया गया है। एक धागे से एक माला को बनाया गया है। इसी तरीके से ये कुछ पेपर क्लिप्स को आपस में जोड़कर एक चेन बना दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से जो पॉलीमर्स होते हैं वो मोनोमर्स से मिलकर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉलीमर्स या मोनोमर्स है कौन सी चीज़, तो समझ लेते हैं हम इसको एक पिक्चर के जरिए। जिस तरह इस माला को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई एक मोती को इस्तेमाल किया गया है, यानी कि बहुत सारे मोतियों को जोड़कर एक माला बना दी गई है ना। इसी प्रकार से जो संश्लेषित रेशा होता है उसकी भी सबसे छोटी इकाई को जोड़ जोड़कर एक श्रृंखला बना ली जाती है। ठीक है, और जो वो सबसे छोटी इकाई होती है वो वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है, लेकिन इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बन जाती है, जिसे हम बहुलक कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है बेटा पॉलीमर। तो पॉलीमर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पॉलीमर में दो शब्द यानी कि पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर का मतलब होता है भाग, यानी कि बहुत सारी इकाई या बहुत सारे भाग जब मिल जाते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होगे कि ये छोटे छोटे कुछ मोनोमर्स हैं। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि एक भाग। अब ये एक एक भाग है, यानी कि छोटे छोटे जो मोती हैं इनको मिलाकर एक माला बना दी है ना। इसी तरीके से ये छोटे छोटे जो मोनोमर्स हैं इनको इस्तेमाल करके एक पॉलीमर बना दिया। अब ये ना एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, और इससे हमारे संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं, यानी कि एक पॉलीमर बनाया जाता है, एक चेन बना दी इन मोनोमर्स की, और यही जो है हमारी संश्लेषित रेशे बनाएगा। पॉलीमर्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम मानव निर्मित ही हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स यानी कि बहुलक जो होते हैं वो नेचर में भी प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास जो है वो एक बहुलक है जिससे हमारे सूती वस्त्र बनते हैं। तो कपास भी एक बहुलक है और वो किससे बनता है, वो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज जो होता है वो बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों से बना होता है। ठीक है, बहुत सारी ग्लूकोज के इकाइयाँ यूज़ की जाती हैं और फिर सेलुलोज
बनाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं संश्लेषित रेशे। हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है और प्राकृतिक रेशों के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे कि कपास जो होता है उससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं हमारे ऊन से, यानी कि जो भेड़ों से बकरियों से जो हमें ऊन मिलती है उस ऊन से हमारे लिए ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं जिन्हें हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जूट है ना। तो ये सब है हमारे प्राकृतिक रेशे और ये सिर्फ पौधों से या फिर जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं। अब आ जाते हैं संश्लेषित रेशों के बारे में। संश्लेषित रेशे कौन से हैं? वो तो कृत्रिम रेशे हैं और ये मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। तो ये कैसे बनाए जाते होंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन एक ऐसा कपड़ा है, यानी कि एक ऐसा फैब्रिक है जिसको आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। आपने सुना होगा कि जो रेशम है, रेशम का जो कपड़ा है, क्या वो प्राकृतिक रेशा है या कृत्रिम रेशा है? जी, वो प्राकृतिक रेशा है। क्यों प्राकृतिक रेशा है? क्योंकि वो रेशम के कीट से हमें प्राप्त होता है। और रेशम का कीट क्या हुआ? एक इंसेक्ट है, यानी कि एक जंतु है और उससे हमें रेशम मिलता है। रेशम की खोज सबसे पहले जानते हैं कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। और चीन में इस बात को बड़ी लंबे समय तक छुपा कर रखा गया था कि उन्होंने एक रेशम जैसे फैब्रिक की खोज कर ली है। उन्होंने किसी को नहीं बताया। रेशम से जो प्राप्त जो कपड़ा होता है वो बहुत महंगा होता था और वो इससे बहुत सारी कमाई करना चाहते थे और उन्होंने इसलिए इस बात को भी छुपाया हुआ था। लेकिन जो इसकी बनावट है ना, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, सब लोग उसको ख़रीदना चाहते थे। वो काफ़ी महंगा भी होता था। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे कि क्या इसको हम एक अलग तरीके से बना सकते हैं जो कि थोड़ा सस्ता भी हो जाए। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर, यानी कि जो 19वीं शताब्दी के थे उसके अंतिम सालों में वैज्ञानिकों ने रेशम के जैसे गुण वाले रेशे का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ली। और इस रेशे को पता है कैसे बनाया गया? काष्ठ लुगदी से, यानी कि लकड़ी, काष्ठ होता है लकड़ी, लकड़ी की लुगदी से रासायनिक उपचार किया गया। यानी कि उसके अंदर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ रसायनों को मिला दिया जाता है। जो लकड़ी की लुगदी होती है ना, उसका घोल सा एक स्लरी बना लिया जाता है और इस रेशे को, इससे जो रेशा बनाया गया उसे कृत्रिम रेशम कहा गया, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम। और या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? रेयॉन बोलते हैं। ठीक है, अब रेयॉन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो इस पॉइंट्स को आप नोट करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो रेयॉन है वो प्राकृतिक स्रोत यानी कि काष्ठ लुगदी से ही मिलता है, समझ आया? लेकिन उसको बनाया जाता है एकदम रासायनिक तौर से। तो रासायनिक तौर पे बनाया जा रहा है इसलिए इसको मानव निर्मित बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर रसायन डाले जाते हैं जो काष्ठ की लुगदी है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो है ना रेशम से सस्ता होता है। क्या होता है? रेशम से सस्ता होता है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज़ रेशम जो होता है इसकी जो रंगों, बहुत सारे रंगों से इसको रंगा जा सकता है, यानी कि आप जो भी रंग चाहते हैं वो आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर भी कुछ बिस्तर बनते हैं या चादर हमारी बनती हैं, रेयॉन मिला दिया जाता है उसमें थोड़ा सा, या फिर ऊन के साथ में मिलाकर उससे कालीन या गलीचे भी बनाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि रेयॉन में क्या कौन सा फैब्रिक मिलाया जाता है जिससे कि हम बिस्तर बनाने में सफल मतलब बिस्तर बना सकते हैं, या फिर उसके अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल मिलाया जाता है जिससे कालीन और गलीचे बनाए जा सकते हैं, तो ये आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, रेयॉन से जो है ना ऐसे गलीचे भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे आजकल तो कपड़े भी हमारे बहुत सारे बनाए जाते हैं इससे, और रेयॉन आजकल बड़े ही यूज़ में है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे कृत्रिम रेशे की, यानी कि संश्लेषित रेशे की, और उसका नाम है बेटा नायलॉन। अभी हमने किया रेयॉन, अभी सेकंड नाम जो है वो हम कर रहे हैं नायलॉन का। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको रस्सियाँ नज़र आ रही हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन को याद रखने का कि नायलॉन से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो नायलॉन से बेटा रस्सियाँ, ब्रश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और ये भी एक मानव निर्मित रेशा है। और इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इसको 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के द्वारा बनाया गया है इसको। इसमें कोई भी कच्चा माल जो है, यानी कि पौधों से या जंतुओं से कोई भी कच्चा माल प्राप्त नहीं किया गया
और इसका निर्माण किससे किया गया? 3 चीज़ों से किया गया इसका निर्माण। सबसे पहला था कोयला, जल और वायु। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना था। कोयला, जल और वायु। कौन? नायलॉन। ठीक है, ये सबसे पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा था, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मिलाई ही नहीं गई जो प्राकृतिक हो। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें इसमें डाली गई, इसीलिए इसको मानव निर्मित रेशा कहा गया और सबसे पहला संश्लेषित रेशा भी इसको कहा गया। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि नायलॉन में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। ठीक है, तो नायलॉन की बेटा ये करेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषताएं हैं कि नायलॉन का जो रेशा होता है वो बड़ा ही प्रबल, ठीक है, प्रबल यानी कि मजबूत, प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है लचीला, वो इलास्टिक होता है। अगर हम उसको खींचें तो वो खिंच जाएगा। और हल्का होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, यह जो है ना चमकीला होता है और धुलने में सघन होता है। इसको धोया बहुत आसानी से जा सकता है। आप इसको आसानी से धो सकते हैं, इसको आसानी से मतलब सुखा भी सकते हैं। तो यह कपड़ों के निर्माण में इसलिए ज़्यादा प्रचलित हुआ, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। और इतना ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा क्योंकि ये इतना मजबूत होता था कि नायलॉन से पैराशूट, पैराशूट समझते हो ना आप? हाँ जी, इसकी पिक्चर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नायलॉन का जो इस्तेमाल है वो ऐसे बड़े बड़े पैराशूट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और कितनी ऊंचाई से ये लोग हवा में नीचे आते हैं और इस पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, इतने मोटे मोटे रस्से नायलॉन से बनाए जाते हैं जो कि माउंटेनियरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नायलॉन का एक जो तार होता है वो स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इतनी मजबूती थी और इसलिए इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। नायलॉन से और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारे डेली यूज़ में काफ़ी सारी यूज़ में आ रही हैं, जैसे कि जुराबें। ठीक है, रस्से, बड़ी बड़ी रस्सियाँ, मोटी रस्सियाँ, तंबू जो होते हैं, यानी कि जो कैंप्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, टेंट लगाए जाते हैं। दांत साफ़ करने वाला ब्रश, कपड़े धोने वाला ब्रश, कारों की जो सीट में पट्टे लगाए जाते हैं, या फिर स्लीपिंग बैग्स। स्लीपिंग बैग्स होते हैं जो माउंटेनियर्स जो होते हैं, यानी जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं जो लोग और काफ़ी ऊंचाई पर, वहाँ बहुत ठंडा मौसम होता है, वहाँ पर वो स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। उसको बंद कर लेते हैं अच्छे से, उनको रात को ठंड नहीं लगती है। पर्दे हुए, तो ये सारी चीज़ें जो है नायलॉन से बनाई जाती हैं। तो देखा कितना ज़्यादा यूज़ है। आइए एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में एक क्लैंप लिया गया है, यानी कि एक स्टैंड लिया गया है और इस स्टैंड में एक नायलॉन का धागा लटका दिया गया आपने यहाँ पे। आप इसमें और भी बहुत सारे रेशों का इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा रेशा सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। आप एक स्टैंड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही स्टैंड लेकर आएँ, आप घर में भी किसी और चीज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इसके ऊपर वज़न रखना है और जब वज़न रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना वज़न कोई भी रेशा सहन कर सकता है। और एक एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के लिए आपने ये टेबल भी प्रिपेयर करनी है, जैसे कि कपास का धागा आपने यूज़ किया, ऊन का यूज़ किया और रेशम यूज़ किया है, आपने नायलॉन यूज़ किया है। तो आपने पता करना है कि कितना ये भार उठा सकती हैं। ज़्यादा नहीं, आप छोटे छोटे कुछ ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हो या पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं ना, उनको यूज़ कर सकते हो, ताकि आप जान सकें कि कितना वजन, कौन सा धागा वजन जो है ले सकता है और टूटता नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रेशा ज़्यादा प्रबल है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे जिसमें हमने पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में जानना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इससे हमारे डेली यूज़ की इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा पार्ट नंबर 2। ओके, दैट्स गुड, बाय बाय।